हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आईएएस सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है बहुत ही शानदार है। इसमें बोला गया है, वेक अप विथ डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विथ सेटिस्फैक्शन। मतलब आप जब भी सो के उठें तो आपके पास एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यस, आज आपके पास ये सेट ऑफ गोल्स हैं कि आज आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कि आपको आज का पूरा शेड्यूल है आपके पास कि आपको सुबह उठ के मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करनी है, फिर करंट पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करनी है, उसके बाद शाम को फिर थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके बाद रात को सारी चीज़ें ये कंपाइल करके रिवाइज करके सो जाना है। तो यही बात है कि आप जब सुबह उठें तो एक आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यस, आज मैं ये सारी चीज़ें दिन भर में करूंगा। और बाय द टाइम आप रात को सोने को जाएंगे, बेड पे लेटेंगे, तब ये सारा काम अगर आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होगा कि यस, आज आपने अपने दिन को एक वर्थफुल बनाया, आपने अपने दिन को प्रॉपरली 100% यूटिलाइज किया। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूं पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले अगर आज आप देखेंगे, इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो इस समय बढ़ के 1,13,78,918 हो गए हैं टोटल। इसमें से जो रिकवर्ड केसेस हैं वो है 64,33,942 लोग पूरी तरीके कोरोना वायरस से अब रिकवर हो चुके हैं। इसी में अगर आप देखेंगे तो 5,33,384 लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे टॉप पे यूएसए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और पेरू, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो अपनी जगह बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप इंडिया की देखेंगे तो इंडिया के अंदर टोटल इस समय 6,73,904 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं, जिसमें से अच्छी बात यह है कि इसमें से 4 लाख केस जो है वो पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं और 19,280 लोग के लगभग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से इंडिया के अंदर, जो कि एक दुख भरी बात है। आप ये याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है ऑनलाइन बीएससी डिग्री की। अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ये एक पहला ऐसा वर्ल्ड में कोर्स लॉन्च किया गया कि इसमें बीएससी डिग्री जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें जो है, जो आपको प्रोग्राम और डाटा साइंस से रिलेटेड कोर्स देखने को मिलेगा, इसे बेसिकली प्रिपेयर किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास के द्वारा, जिसे कि रैंक 1 किया गया एनआईआरएफ, जो एक रैंकिंग इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा। जो प्रोग्राम है बेसिकली इसमें वीडियोज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे फैकल्टी के द्वारा और वीकली असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जो कि लोग जो भी इस कोर्स को एनरोल करेंगे वो इसे एक्सेस कर सकेंगे। साथ ही साथ जो अच्छी चीज़ ये होगी कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट, कोई भी इस डिग्री को कर सकेगा। अगर कोई बच्चा क्लास 12th पास है, इंग्लिश और मैथ जिसने 10th लेवल पे ले रखी है, वो इस कोर्स को एनरोल कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो इस कोर्स की एलिजिबिलिटी है कि वो इसमें ग्रेजुएट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है प्रोफेशनल्स के लिए। क्योंकि आने वाले टाइम में डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और बोला जा रहा है कि लगभग 2026 तक 11.5 मिलियन जॉब्स इसमें क्रिएट होंगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। थोड़ा सा देख लेते हैं एनआईआरएफ के बारे में। एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो कि अडॉप्ट किया गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि रैंक करती है जो भी इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंक करने का काम करती है। फ्रेमवर्क जो है ये अप्रूव किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा 29 सितंबर 2015 के अंदर। साथ ही साथ इसमें टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच, इंक्लूसिविटी, परसेप्शन, ये सारी चीज़ें एनहेंस करने की बात की जाती है। आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसे बीएचयू के द्वारा काफ़ी इसको एनआईआरएफ को एक ऑब्जेक्शन भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि बीएचयू वाराणसी ने बोला था, एलिगेशंस लगाए थे कि एनआईआरएफ जो डेटा है एनआईआरएफ का वो इनकम्प्लीट है, जिस वजह से जो प्रॉपर रैंकिंग नहीं हो पाती है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है एडवांस्ड वायरोलॉजी लैब, जो कि बनाई गई है लखनऊ के अंदर, जिसे आप बोलते हैं नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनबीआरआई। इसे स्टैब्लिश किया गया जिससे कि जो कोविड-19 की टेस्टिंग है उसमें जो है एक प्रॉपर एडवांसमेंट देखने को मिले। बेसिकली इसे जो आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ, साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इस लैब को प्रिपेयर किया गया।
आप देख सकते हैं जो ये लैब है, उस लैब के अंदर जो भी एयर जाएगी उसको पूरी तरीके से एरोसोल के द्वारा सक कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से पूरी तरीके जो इस लैब के अंदर जो एयर जाएगी वो फिल्टर होके जाएगी, जिससे कि जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, वो ये सारे फिल्टर्स मार सके। और जो कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी है उसमें जो भी पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शंस की, जो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके रिड्यूस करी जा सके, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है वो पूरी तरीके सुचारू रूप से किया जा सके। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। इंडियन आईसीएमआर एक एपेक्स बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की, जो कि कोऑर्डिनेट करती है बायोमेडिकल रिसर्च से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, और जो भी इसे आप बोल सकते हैं जो भी इंडिया में कोई बड़ी बीमारी होती है उसके लिए जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो आईसीएमआर के द्वारा ही इशू करी जाती हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा आईसीएमआर अभी कुछ जब से कोविड-19 पैंडमिक आया है तब से एक्टिविटी जो आईसीएमआर की है काफ़ी बढ़ी हुई देख रहे होंगे आप। अक्सर प्रेस रिलीज में देखते होंगे आईसीएमआर के डायरेक्टर बैठ के ब्रीफ करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। और ये जो है वर्ल्ड की एक सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है, जो कि आप याद रख सकते हैं। आईसीएमआर को फाउंड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 1911 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन IRFA को, जो कि जिसका कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था स्पॉन्सर और कोऑर्डिनेट करना मेडिकल रिसर्च जो भी कंट्री के अंदर हो रही है उसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए, और इस ऑर्गेनाइजेशन को जो रीडिफाइन किया गया, रीडेजिग्नेट किया गया, और इसे IFRA से ICMR बना दिया गया 1949 के अंदर। और इसे बेसिकली इसीलिए एक्सपैंड किया गया था जिससे कि जो इसके फंक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे ले जाया जा सके, जिससे कि हमारे देश में बायोमेडिकल से रिलेटेड रिसर्च उसको एक नए लेवल पे ले जाया जा सके, अच्छी अच्छी लेवल पे रिसर्च हो अच्छी। क्योंकि हमारे देश में आपने देखा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे वर्ल्ड के अंदर सबसे कम पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हमारे देश में खर्च किया जाता है। इन सारी चीज़ों में USA आप देखेंगे, चाइना देखेंगे, तो ये सारे देश काफ़ी ऊपर इंडेक्स में नज़र आते हैं, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ह्यूज फंडिंग करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे नोबेल प्राइज़ विनर फॉर बायोमेडिकल्स, फॉर मेडिसिन्स, फॉर इकोनॉमी, फॉर और सारी चीज़ों के लिए जो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्राइज़ हैं वो भी इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा जीते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में इंडिया काफ़ी लैग बिहाइंड करता है, तो यही सारी चीज़ों को एनहांस करने के लिए ICMR को बनाया गया है, जो कि आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका की काम है कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को मॉनिटर करे, और साथ ही साथ ये UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी पार्ट है। जो WHO है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है, और इसके 6 ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिसेज हैं, देख सकते हैं आप। अफ्रीका के अंदर ब्राज़ाविल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, यूरोप में कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया न्यू दिल्ली में है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में कायरो इजिप्ट के अंदर देखने को मिलता है, वेस्टर्न पैसिफिक जो है मनीला फिलीपींस के अंदर देखने को मिलता है, और जो अमेरिका के अंदर वाशिंगटन DC में इसका रीजनल ऑफिस देखने को मिलता है। तो WHO की अगर हम बात करें तो WHO इसे इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 के अंदर में, और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट निकालता है, जो कि आप याद रख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, तो WHO के द्वारा ये हर साल रिलीज करी जाती है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रीलिम्स में UPSC या फिर UPSC या फिर कोई स्टेट लेवल PSC एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछने को मिलते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है। तो ये है WHO, आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसमें 50-50 कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा बांग्लादेश की तरफ से और इंडिया की तरफ से। इसे बेसिकली इंडियन ऑयल कोऑपरेशन के द्वारा और BEXIM को LPG के द्वारा कोऑर्डिनेट करा जा रहा है, जिससे कि जो जॉइंट वेंचर कंपनी है हेल्प कर सके, रिड्यूस करा जा सके इंपोर्ट ऑफ LPG है, जो ह्यूज अमाउंट में इंपोर्ट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं कम करने की बात की जा रही है, जिससे कि ये अब जब
प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन से जब एलपीजी प्रोड्यूस होगी तो ये अफोर्डेबल एनर्जी मिलेगी बांग्लादेश को। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी जो है ये प्लान कर रही है कि जो अपने एलपीजी एक्सपोर्ट हैं उसको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और जो बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो इसकी वजह से मतलब प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया के जो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो आपके देख सकते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये सारे काफ़ी इनके अंदर इन स्टेट्स में एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं हो पाती, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये आप इंडिया बांग्लादेश का जॉइंट वेंचर याद रख सकते हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्विट कर दिया है वीबो, जो कि एक चाइनीज़ सोशल मीडिया वेबसाइट थी, और इसके अंदर से सारा अपना डेटा अब्रोगेट कर लिया गया है इंडियन काउंटर पार्ट की तरफ से। और अब जब इसे लॉन्च किया गया था चाइना कोऑपरेशन 2009 के अंदर में, तो ये चाइना के अंदर का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बेसिकली इस ये जो वीवो प्लेटफॉर्म है इसमें पिक्चर्स वीडियोस को पब्लिकली शेयर किया जा सकता है, जैसा कि आपने देखा होगा ट्विटर काम करता है वैसा ही है ये। इसमें टेक्स्ट और वीडियोस जो है, इसी वजह से ये एक मैसेजिंग सर्विस है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी बार इसे जो है इस प्लेटफॉर्म को पॉपुलैरिटी की वजह से वीवो बोला जाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इतनी नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप याद में रख सकते हैं कि चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए भारत की तरफ से। तो उसमें कहीं ना कहीं आप ये कोट भी कर सकते हैं कि इंडिया की तरफ से 59 ऐप्स ब्लॉक करी गई। साथ ही साथ पीएम ने अपना जो वीवो पोर्टल है उसे एब्रोगेट कर दिया, और जो काफ़ी चीज़ें इंडिया कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं अब कम किया जा रहा है। जो चाइना की तरफ से जो हम ह्यूज एक्सपोर्ट देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, वो एक्सपोर्ट कम करने की बात की जा रही है आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो ये सारी चीज़ें हैं इंडिया चाइना एंगल की, जो कि आप याद रख सकते हैं। और कभी जब इंडिया चाइना का कोई आपको क्वेश्चन देखने को मिले इंटरनेशनल रिलेशंस का, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें कोट कर सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है रामा गुंदम फर्टिलाइज़र की। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने एक मीटिंग करी, जिसमें कि जो अब प्रोग्रेस है कंस्ट्रक्शन ऑफ रामागुंदम फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड के अंदर तेलंगाना में, उसे कहीं ना कहीं अपग्रेड किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, जिससे कि जो वहाँ का बेसिक 12.7 लाख मीट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। और जो ये जॉइंट वेंचर कंपनी है इसे प्रमोट किया जा रहा है एनएफएल के द्वारा, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा, और ईआईएल यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसे टोटल जो है आरएफसीएल को इनकॉर्पोरेट किया गया था 2015 के अंदर, और इसके जो फाउंडेशन स्टोन है वो पीएम मोदी के द्वारा 2016 के अंदर रखी गई थी। कमीशन होने के बाद जो रघुंदम प्रोजेक्ट है, इसे दूसरे जो रिवाइवल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी, तालचेर जैसी जगहों में चल रहे हैं, उनके ऊपर जो एक बर्डन था उसको कहीं ना कहीं बर्डन कम करते हुए देखा जाएगा। और अब जो यूरिया का इंपोर्ट है वो लगभग 63.5 LMT पर एनम देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आज बात की जा रही है ऑटो सेक्टर रिकवरी की, जो एक GS3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। दोस्तों ऑटो सेक्टर जो सेल्स इस समय आप देखा होगा आपने, जब से लॉकडाउन लगा है तब से जो ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री है पूरी तरीके धड़ाम से नीचे आ चुकी है, क्योंकि अब जब लॉकडाउन लगा था तब कोई भी वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल रही थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, कोई भी ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, एक्सेप्ट दोज माइग्रेंट लेबर्स जो इंडिया में एक जगह से मुंबई से यूपी, मुंबई से मध्य प्रदेश, दिल्ली से यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे अपने जगहों पे जा रहे थे, लेकिन उनको भी माइग्रेशन के टाइम पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर जो है पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था इसने। अप्रैल की अगर बात करें तो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लगभग सेल्स 80 to 90% तक गिर गई थी। और अगर आप देखेंगे इस महीने के जो एंड में, मतलब जून के एंड में, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी रिवाइव करना स्टार्ट हुई है, क्योंकि जो रिकवरी है ऑटो सेक्टर का वो काफ़ी उसमें सिमिलैरिटी देखी जा रही है। जैसा कि चाइना में ऑटोमोबाइल सेक्टर
रिस्ट्रिक्शंस जो लॉकडाउन की वजह से लगे थे उसकी वजह से काफ़ी नीचे आ गया था वहाँ का ऑटो सेक्टर, और वहाँ की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी कार्स की या ऑटोमोबाइल सेक्टर की दूसरी, जैसे ट्रैक्टर्स और दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो सारी नीचे आने की वजह से वहाँ की जो भी इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाती हुई दिखाई दी थी, जिस वजह से काफ़ी चाइना को भी काफ़ी इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना करना पड़ा था। अगर हम देखें यहाँ पे कि कौन सा ऑटो सेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा राइज देखने को मिलता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मिनी सेगमेंट मतलब जो छोटी हैचबैक सेगमेंट कार्स होती हैं, जैसे मारुति 800 देखी होगी, ऑल्टो देखी होगी आपने, सेंट्रो, और जो छोटी फोर्ड फिगो जैसी कार्स होती हैं, इनके अंदर जो इनकी जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब लोग, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग अपना पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको प्रेफर नहीं कर रहे हैं, बस नहीं यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन से नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा नहीं यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। वो हर जो कॉन्शियस इंसान है वो चाह रहा है कि उसे अब अपना व्हीकल हो, अपनी कार हो, जिससे वो ट्रेवल कर सके और कोरोना वायरस के जो कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है उससे बच सके, अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। तो इसी वजह से आप देखने को मिल रहा है कि जो कमर्शियल सेल्स हैं ट्रैक्टर्स की, इन मिनी सेगमेंट कार्स की, काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रूरल डिमांड में, रूरल में भी, रूरल एरियाज़ मतलब गांव वाले एरियाज़ में काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। कंपनी जो है उनके पास मिनी सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी एकदम से जो एकदम हाई राइज आया है वो पहले नहीं देखने को मिल रहा था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि जो ये राइज देखा जा रहा है सेगमेंट के अंदर, इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो कार्स ज़्यादा खरीदने के लिए लालायित दिख रहे हैं, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि उनके पास अपनी कार हो जिससे वो कहीं पे भी आ जा सकें, ट्रैवल कर सकें और उन्हें किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सामना ना करना पड़े। ये बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया, वायरस की वजह से जो लोग डरे हुए हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर हम देखें कि जो ऑटो सेक्टर रिकवरी है उसका वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका जो हमारी जीडीपी के लिए, तो आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर जो है वो हमारे देश की जीडीपी में 7% काउंट करता है जीडीपी का, और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी अगर बात करें उसमें 22% का इसमें शेयर है। तो ये एक ह्यूज शेयर है जिसकी अगर और नीचे जाता है तो हमारी जो इकॉनमी है वो काफ़ी और ज़्यादा गिरती हुई नज़र आएगी। ये जो ऑटो सेक्टर है लगभग इसकी वजह से 3.7 करोड़ लोग इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको रोजगार मिलता है, और इसकी वजह से आप देखेंगे लगभग 1.50 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन एनुअली देखने को मिलता है, जो कि एक ह्यूज रेवेन्यू है इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है ऑटो सेक्टर से। तो इसको रिवाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सरकार को कदम उठाने की आगे ज़रूरत भी है। आप यहाँ पे देखेंगे जो काफ़ी इस बार बड़े बड़े जो एफडीआईज हैं वो देखने को मिले। एफडीआई सेक्टर, इस ऑटो सेक्टर के अंदर में 26 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर, जो कि एक ह्यूज नंबर है एफडीआई के तौर पे अगर देखें हम। और ऐसे ही हमें और बड़े बड़े जो एफडीआई की तरह आप रेमिटेंसेस बोल सकते हैं, एफआईआईज बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जब बढ़ेंगी तभी हमारी इकोनॉमी रिवाइव होगी। फिर वो ऑटो सेक्टर हो या फिर जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली श्रिंक करती चली जा रही हैं। अभी चौथे क्वार्टरली में लगातार हमारा जो कोर इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये कम होता हुआ देखने को मिला, जिस वजह से हमें कहीं ना कहीं अब अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है ऑटो सेक्टर के अंदर, इस वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे देश की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है, लोगों की जॉब है वो जाती हुई नज़र आएगी। तो ये सारी चीज़ें सरकार को चाहिए कि ध्यान रखे कि कैसे इस सेक्टर को प्रॉपरली आगे रिकवर किया जा सके। अगर हम देखें यहाँ पे रिकवरी के कुछ व्हाट आर द रिस्क इन रिकवरी, तो जो आप देख रहे हैं कि जो केसेस कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो उसे अपनी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। जैसे आप देख रहे होंगे प्रॉपर जो कार स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे शोरूम्स होते हैं कार के, वो नहीं खुल पा रहे हैं। वहाँ पे जो स्टाफ है वो कम स्टाफ वो बुला रहे हैं। जो वहाँ पे उनके जो कार जहाँ पे ठीक होती वर्कशॉप्स वगैरह, वहाँ पे भी काफ़ी कम काम देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर वायरस कोविड-19 ऐसे ही ज़्यादा लेवल पे स्प्रेड होता रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन देखने को मिलेगा, जिसकी जैसा कि आपने देखा यूएसए के अंदर जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़े उस वजह से फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगी और जो वहाँ का ऑटो सेक्टर है फिर से कोलैप्स कर गया। जो
हमें ज़रूरत है कि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक किया जा सके, जिससे कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो रोका जाए इंडिया में, और जो इकॉनमी है उसे रिवाइव करने में हमें हेल्प मिले। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी भी प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहा है ऑप्टिमम लेवल पे, क्योंकि अभी काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिली लेबर्स के मूवमेंट में। और इसी वजह से जब प्रॉपर लेबर मूवमेंट नहीं होगा तो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करेगा कौन, बेसिक क्वेश्चन यही है। तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों वेस्ट बैंक एनेक्सेशन, मतलब अभी जो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बोला कि वो वेस्ट बैंक के अंदर अपना एनेक्सेशन करेंगे। मतलब एनेक्सेशन मतलब वहाँ की वेस्ट बैंक के अंदर ज़मीन हड़प लेंगे, जो कि एक फ़लस्तीन का पार्ट है, ऐसा बोला गया है इसराइल के द्वारा। और अभी आप देखेंगे इसराइल ने बोला जो एनेक्स करने के लिए, उसकी जो बेसिक पीछे रीज़न बताया वो है सिक्योरिटी रीज़न और हिस्टोरिकल रीजंस बोला है। और वो बोला है कि जो स्टेटस को क्या होता है, स्टेटस को बेसिकली आप हिंदी में बोलते हैं यथास्थिति। मतलब मान लीजिए ये एक बॉर्डर है, बॉर्डर में यहाँ पे इस एरिया तक इसराइल का कंट्रोल है, यहाँ तक पर पैलेस्टीन का कंट्रोल है। तो अब अगर इसराइल इसी जगह मेंटेन करेगा अपने आप को, अपनी आर्मी को यहीं तक रोके रखेगा, तब तो बोला जाएगा स्टेटस को मेंटेन। अगर इसराइल यहाँ से इस एरिया में आके जो पैलेस्टीन के एरिया में इंटरवीन करेगा तो उसे बोला जाएगा स्टेटस को चैलेंज करा जा रहा है। और ये इसी को बोलते हैं बेसिकली एनेक्सेशन, जो कि आप याद रख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो इसराइल और पैलेस्टीन का जो स्टेटस को है उसे डिस्टर्ब करने की बात की जा रही है, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अभी टेंशन्स बढ़ गए हैं बॉर्डर के अंदर इसराइल और पैलेस्टीन्स के। जो अभी एग्जैक्ट बाउंड्री ऑफ एनेक्सेशन है उसे डिस्कस किया जा रहा है इसराइल के द्वारा यूएसए के साथ में, क्योंकि इसराइल और यूएसए एक क्लोज अलाई है। इस वजह से जो भी इसराइल काम करता है यूएसए से पूछ के ही करता है। और इसका एक बेसिक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि ज्यूज़ जो कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ा ज्यूज़ कम्युनिटी यूएसए के अंदर रहती है, तो उसका एक काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस यूएसए के जो इलेक्शन है उसमें भी देखने को मिलता है, जिस वजह से यूएसए काफ़ी इसराइल की बात मानता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इन सारी चीज़ों एनेक्सेशन की जब से बात की जा रही तब से काफ़ी टेंशन्स क्रिएट हो गई हैं वेस्ट एशियन रीजन के अंदर में। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये इंडिया है, और इस एरिया में कहीं आपको इसराइल देखने को मिलेगा। इसराइल और पैलेस्टीन जो यहाँ पे बॉर्डर है उस बॉर्डर पे काफ़ी डिस्प्यूट्स 1947 से देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्ट जो 1947 के अंदर ये जो ग्रीन पार्ट है ये पैलेस्टीन हुआ करता था, और ये जो डॉटेड पार्ट है ये जूइश सेटलमेंट्स होती थी, यानी कि इसराइल। आप देखेंगे पार्टीशन प्लान जब हुआ 1947 के अंदर, उसके बाद इसराइल का जो एरिया है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और पैलेस्टीन काफ़ी तेज़ी से श्रिंक हुआ। ये गाज़ा स्ट्रिप का पार्ट है जिसे आप बोलते हैं, और ये वेस्ट बैंक है, ये पैलेस्टीन का दोनों पार्ट है, जिसको अलग अलग लीडर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हिज़बुल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसे गाज़ा स्ट्रिप में भी एक ग्रुप है जो इसे कंट्रोल करता है। आप देखेंगे आज की डेट में अगर, तो इसराइल का कितना बड़ा एरिया, जो अब ये पहले इतना छोटा सा हुआ करता था यहाँ पे, अब कितना बड़ा हो गया है इसराइल। और ये फर्दर इसे जब एनेक्स करेगा तो ये और बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जो कि आप याद रख सकते हैं। वेस्ट बैंक जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बेसिकली ये है जॉर्डन रिवर के वेस्ट साइड में, और ये बाउंड्री शेयर करता है इसराइल के नॉर्दर्न साइड के साथ, और वेस्ट में जो वेस्टर्न, ये वेस्ट की तरह, ये वेस्ट में और ये नॉर्थ में, और ये यहाँ पे आप साउथ में देख सकते हैं बाउंड्री शेयर करता है। अभी आप देखेंगे जो इसराइल और पैलेस्टीन के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बिल्कुल लो लेवल पे पहुँच चुके हैं। और अभी आप देखा होगा आपने जो कंटिन्यूसली आपने देखा होगा जो इसराइल की तरफ से अभी तेल अवीव जो प्रॉपर वहाँ का जिसे बोलते हैं आप, एक मिनट, तेल अवीव में हाई कमीशन देखने को मिलता था, जो कि अब चेंज करके जेरूसलम कर दिया गया है। तो इस वजह से और एडिशनल डिस्प्यूट्स देखने को मिले थे। अब जब से 1967 के अंदर 6 दिन का जो वॉर देखने को मिला, उसमें इसराइल ने पैलेस्टीन के काफ़ी बड़े रीजन को हथिया लिया, और इसराइल अब इस पर अपनी जो सोवरेनिटी है वो हमेशा दिखाता है कि उसका आधिपत्य है इस लैंड में, इस ज़मीन में पैलेस्टीन की। जब से ये डिस्प्यूटेड रीजन यहाँ पे देखने को मिला है, वहाँ पे ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसराइल और पैलेस्टीन के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट का रीजन है। और करंटली अगर हम देखें पैलेस्टीन जो उस रीजन में जो भी इसराइल के कंट्रोल में, वहाँ पे इसराइल मिलिट्री कंट्रोल, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं, और वहाँ पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको काफ़ी सप्रेस किया जाता है। उनके पास बहुत ही लिमिटेड सेल्फ रूल है, जो कि एक काफ़ी बड़ा इशू है।
अगर हम देखें कि ये आखिर डिस्प्यूटेड लैंड ही क्यों क्यों है डिस्प्यूटेड लैंड, पैलेस्टीन जो है इसमें इस एरिया में अपना जो हिस्टोरिकल राइट अक्सर क्लेम करता आया है। वेस्ट बैंक के अंदर में गाज़ा स्ट्रिप, जो कि मैंने आपको बताया, ये वाला एरिया जो होता है गाज़ा स्ट्रिप का, यहाँ पे जो अंडर इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट की बात करता है फ्यूचर के अंदर कि आगे भी वो इंडिपेंडेंटली इस सारे एरिया को कंट्रोल करेगा। इजराइल बोलता है, इजराइल क्लेम करता है कि वो जो ये एरिया है वो उसका एंसेस्ट्रल पूर्वजों की ये ज़मीन है, जो जूइश लोग वहाँ पे रहते थे, और नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है वेस्ट बैंक का एरिया। पैलेस्टीनियंस जो है वो बेसिकली इसे ऑब्जेक्ट करते हैं, बेसिकली इसलिए क्योंकि उनकी जो वाटर की जो नीड्स हैं वो सारी नीड्स इस एरिया में ही द्वारा फुलफिल करी जाती हैं, और काफ़ी जो बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड है जॉर्डन वैली का वो भी इसी एरिया में आता है, जिस वजह से वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से अपना खाने पीने का जो साधन जुटाते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं। और अगर वो इस एरिया को छोड़ देंगे तो उनके पास बहुत ही लिमिटेड कम लैंड रहेगी, जो कि एक इंडिपेंडेंट नेशन के लिए काफ़ी कम रहेगा, और साथ ही साथ वो उनका फ्यूचर भी आप क्राइसिस में आता हुआ देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, अरब नेशंस जो है उन्होंने बोला है कि एनेक्सेशन की वजह से जो इंटरनेशनल लॉज होंगे वो वॉयलेट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो वहाँ के बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं उन सब की लाइफ जो है वो काफ़ी थ्रेट में आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें नुकसान देखने को मिलेगा। और जो ये दोनों स्टेट्स के बीच में सोल्यूशन की बात है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह उसमें एक बड़ा थ्रेट देखने को मिलेगा। जॉर्डन ने बोला है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा लिमिटेड एनेक्सेशन, जो कि इसराइल बोल रहा है, और वो इस वजह से अगर इसराइल ऐसा एनेक्सेशन करता है वेस्ट बैंक के अंदर तो वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा डाउनग्रेड कर देगा इसराइल के साथ, जो कि एक इसराइल की एज अ लोकल अलाई के रूप में एक हार होगी। यूएसए ने बोला है कि इसराइल का जो ये एनेक्सेशन का बात है वो उसे सपोर्ट करा है यूएसए ने, और अब आने वाले टाइम में उसको लीगल सेटलमेंट के दर्जा भी दे सकता है यूएसए, जो कि आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनेक्सेशन की वजह से क्या कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एनेक्सेशन जो है वो फर्दर जो इंक्रीज कर सकता है हॉस्टिलिटीज़ मतलब बड़े पैमाने पे जो आप बोल सकते हैं एक तरीके का सिविल वॉर हो सकता है दोनों देशों के बीच में, और एक ग्रेव कंडीशंस बन सकती है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में एक अलग तरीके के दो लेवल के दो लोग जो बड़े बड़े पावर्स हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट में आएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आएंगे। जैसे आप देखेंगे इसराइल के पीछे यूएसए खड़ा है, तो पैलेस्टीन के पीछे पाकिस्तान और चाइना जैसे देश जो कम्युनिस्ट जिनकी विचारधारा है वो सारे देश खड़े होंगे, तो एक वॉर लाइक सिचुएशन भी बन सकती है। आप अगर देखें तो इसके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी ग्रेव हो सकते हैं। और जो पीस कंडीशन है, जो पीस की बात की जा रही है दो कंट्रीज़ के बीच में, इसराइल पैलेस्टीन, वो काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि डिले हो जाएगा, क्योंकि अब जब इन दोनों देशों में जो रिलेशन है बिल्कुल डाउनग्रेडेड लेवल पे पहुंच जाएंगे तो प्रॉपर पीस टॉक्स नहीं हो पाएंगी, जिस वजह से ये रिलेशन डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री या फिर सारे लेवल पे ये रिलेशंस जो हैं बिल्कुल बेकार होते हुए नजर आएंगे, जो कि आप याद रख सकते हैं। पैलेस्टीन ने बोला है कि वो डिक्लेयर करेगा अपने आप को ऑन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द टेरिटरी, और जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर में, जो कि इसराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। साथ ही साथ पैलेस्टीन को तो नुकसान जो इतना ज़्यादा झेलना पड़ रहा है उसका कहना ही क्या है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।